नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां टिहरी डैम विवाद से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। रॉयल्टी को लेकर यूपी यूके के बीच में एक बार फिर से विवाद गहराता हुआ। 1.5 दशक से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और आज भी यूपी को 25% रॉयल्टी जाती है और अब आउट ऑफ कोर्ट भी मामले के हल की तैयारी चल रही है। सीएम योगी और सीएम धामी के बीच जल्द मीटिंग संभव है और टिहरी डैम विवाद का मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रॉयल्टी को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में लगातार विवाद गहराता जा रहा है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यशराज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। तो यशराज, टिहरी डैम विवाद में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक जंग सी छिड़ी हुई है और लगभग 1.5 दशक से ज्यादा हो गया है जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट अभी? बिल्कुल मनीषा, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड की सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के साथ जो परिसंपत्ति पर जितने भी विवाद हुए थे, उसमें से सीएम धामी ने बहुत ऐसे परिसंपत्ति विवाद के मामले को समाप्त कर दिया है और उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। लेकिन अब बहुत जल्द ही उत्तराखंड को एक बहुत बड़ी सौगात दोबारा मिलने वाली है, जिसमें टीएचडीसी यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 25% रॉयल्टी को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बीच जो पिछले 23 सालों से चला आ रहा विवाद था, अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में यह सुलझाया जाएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला काफी समय से लंबित पड़ा हुआ था, काफी समय से चल रहा था, लेकिन इस मामले को उत्तराखंड सरकार आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टिहरी डैम यह जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, तब से यह उत्तराखंड का एक हिस्सा है। उत्तराखंड में टिहरी डैम है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह तब है कि टिहरी डैम बांध से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा यूपी लेते आ रहा है, जबकि टिहरी बांध उत्तराखंड में होने के बावजूद उत्तराखंड को इससे 1% हिस्सा भी नहीं मिलता है। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट में मामले अभी तक सालों लगे हुए, करीब 2000 से लेकर के 23 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले को सुलझाया नहीं गया। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा और सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आ रही है कि अब आउट ऑफ कोर्ट सरकार अब आउट ऑफ कोर्ट मामले को सुलझाने का प्रयास कर रही है और जल्द ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस मामले को लेकर मीटिंग कर सकते हैं और एक उत्तराखंड को नई सौगात मुलाकात करते हुए नजर आ सकते हैं दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री। और माना जा रहा है कि इससे कोई समाधान जल्द ही निकल सकता है इस पूरे मामले को लेकर। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 1.5 दशक से ज्यादा हो गए हैं जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अब आउट ऑफ द कोर्ट जाके इस मामले को हल करने की तैयारी चल रही है, जिसके मद्देनजर सीएम योगी और सीएम धामी जल्द ही मीटिंग भी कर सकते हैं। उधर उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 17 अगस्त से नामांकन शुरू होगा और बागेश्वर सीट पर कब्जा जमाने के लिए कांग्रेस और भाजपा जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है। सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है और बीजेपी जल्द उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। नामों पर चर्चाओं का बाजार काफी ज्यादा गर्म है और संभावना यह है कि बागेश्वर सीट से दिवंगत नेता चंदन रामदास के किसी परिजन को ही टिकट मिल सकती है। चर्चा यह भी है कि बीजेपी किसी दूसरी पार्टी से आए शख्स को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। वहीं अगर बात की जाए कि कांग्रेस की, तो कांग्रेस उपचुनाव में भी पूरी ताकत से दम ठोकने की तैयारी में है। चुनावी राजनीति और मुद्दों की सूची को धार दी जा रही है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा को कड़ी टक्कर कैसे दे सके। लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव से पहले इस उपचुनाव में सफलता मिलती कैसे है, इस पर तमाम रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में मजबूत संदेश भी जाएगा और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि समय समय पर चुनाव की तैयारियां प्रारंभ करने के लिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल जल्द अगस्त को प्रत्याशी नाम घोषित कर सकता है। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से कुंवर जपेंद्र सिंह जी और कांग्रेस से शीशपाल सिंह बिष्ट जी। तो दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जपेंद्र जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी
जपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और जैसा कि बागेश्वर उपचुनाव की जंग लगातार तेज होती जा रही है, आपसे पूछना चाहेंगे कि भाजपा की तैयारियां कितनी तेज और साथ ही जीत को दोहराने का कितना प्रेशर भाजपा पर? देखिए, चंपावत चुनाव की तर्ज पर निश्चित तौर पर भाजपा अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और हम रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस की बागेश्वर उपचुनाव में जमानत जब्त होना तय है और ये सब इसलिए हो रहा है कि जनता ने भाजपा के कामों को देखा है, युवा मुख्यमंत्री के कामों को देखा है और जो एक हेल्थी अपोजिशन का रोल है वो कांग्रेस ने पूरे देश में भी अदा नहीं किया और उत्तराखंड में भी ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। मुद्दा विहीन पार्टी है, विजन है नहीं और भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रदेश हित में, प्रदेश के विकास को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर, जन भावनाओं को लेकर काम कर रही है और युवा मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड के जन जन की पहली पसंद है और केंद्र से मोदी जी का जो स्नेह उत्तराखंड के लिए है और जो उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने के लिए जो केंद्र का निरंतर सहयोग प्रदेश को मिलता रहा है, तो निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन के काम करने के तौर तरीके जनता की पहली पसंद है और हम रिकॉर्ड मतों से इस सीट को जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट जी भी जुड़े हुए हैं। तो शीशपाल सिंह जी, कुंवर जपेंद्र सिंह जी की तमाम बातों को आपने सुना है। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी को मुद्दा विहीन बताया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की फिलहाल किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और कुंवर जपेंद्र सिंह जी की बात पर क्या कुछ रिएक्शन आपका? देखिए मनीषा जी, भाजपा के प्रवक्ता लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ है ही नहीं। जनता लगातार सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर के आंदोलन कर रही है, बेरोजगारियों पर यहाँ लाठियां चल रही हैं, बेरोजगार लगातार जो है नौकरी की मांग कर रहे हैं, उनकी नौकरियां सरकार बेच रही है। तो ये जनता से छुपाव नहीं है, कानून व्यवस्था इनसे संभल रही है। आज बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं क्योंकि महिला सुरक्षा का बड़ा सवाल राज्य में है। प्रतिदिन 3 बलात्कार की घटनाएं हो रही है, एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है उत्तराखंड के मामले में। और आप देखिए कि जो डबल इंजन की बात भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, वो डबल इंजन तो आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं। उस डबल इंजन को तो राज्य का मीडिया हो, जनता हो, हम हो, सब देखना चाहते हैं आखिर वो डबल इंजन है कहाँ। हर विभाग के बजट में लगातार कटौती हो रही है। आप देखिए, मैं राजधानी में बैठा हूँ, ये स्मार्ट सिटी के बजट में 500 करोड़ रुपए की कटौती हो गई। मनरेगा के बजट में 40% की कटौती है। जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती है। जो बाह्य सहायता परियोजना है उस पर तो आपने कैपिंग ही लगा दी है। राज्य की जनता ये सब देख रही है और जो उत्तराखंड की एक महत्वाकांक्षी योजना थी बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के तहत जो हम 500 ये जो बेटियों को पढ़ाने के लिए जो नंदा गौरा योजना के तहत 50,000 रुपए की सहायता दी थी, उसके बजट में आपने 50% की कटौती कर दी। और बागेश्वर की जहां तक बात है मनीषा जी, बागेश्वर तो लगातार विकास में पिछड़ रहा है और जिस तरीके से बागेश्वर में अभी आपने चिकित्सा चयन बोर्ड का राज्य में रिजल्ट आया, उसमें जो है पूर्व मंत्री चरण रामदास की बेटी जो है 13 नंबर लाने के बाद सिलेक्ट हो जाती है और जो है 96 नंबर लाने वाला जो है सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो ये भ्रष्टाचार भी जनता के सामने है। जनता को जो है विकल्प चुनना है, ये भ्रष्टाचार चुनना है, ये तो बागेश्वर की महान जनता तय करेगी। लेकिन इस बार जो धामी सरकार के खिलाफ जो लहर है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो इनकी विफलता है, उसके खिलाफ जो है वहां पर जो है बागेश्वर की जनता वोट करेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस का प्रत्याशी इस बार प्रचंड जो है बहुमत के साथ जीतेगा। आप भी देखिए, भाजपा गलतफहमी नहीं है, इनकी गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी वहां पर। जी ठीक है जपेंद्र जी, तो सवाल पूछा गया है कि आखिर डबल इंजन की सरकार कहां है, डबल इंजन कहां है और झूठ बोलने का आरोप भी लगाया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रेन सीजन में एक आई फ्लू चलता है और जब आई फ्लू का इन्फेक्शन किसी को होता है तो उसे दिखना बंद हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं रेस्ट मोड में जाना होता है। तो सेम सिचुएशन कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस को आई फ्लू हो गया है और उस आई फ्लू में कांग्रेस को कुछ भी ना तो डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं, ना देश हित के काम दिख रहे हैं और ना डिफेंस से रिलेटेड इशू दिख रहे हैं, ना जनता से रिलेटेड इशूज पे काम होता हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेस अभी इस रेन सीजन में आई फ्लू के इन्फेक्शन से गुजर रही है और जब तक इनका ये इन्फेक्शन ठीक ना हो जाए, इन्हें दोबारा अच्छे से दिखना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक ये विजन रहती रहेगी।
बिल्कुल शीशपाल जी, तो कुंवर जपेंद्र सिंह जी की बात को आपने सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस आई फ्लू से ग्रसित हो चुकी है। आपका एक लाइन में रिएक्शन। देखिए, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है इनका। ये कह रहे हैं कि मतलब उत्तराखंड की जनता को आई फ्लू हो गया, उत्तराखंड की जनता देख नहीं रही। अरे उत्तराखंड की जनता पढ़ी लिखी और कांग्रेस की आई फ्लू की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के जो नाकामी है, जो आप इस राज्य में भ्रष्टाचार का शासन चला रहे हैं, जो यहाँ पर हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, जो डबल इंजन के नाम पर आप धोखा कर रहे हैं, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है जपेंद्र जी। और आप देखिए, जनता इसका जवाब आपको देने वाली है। जनता पार्टी झूठ और जुमले के बल पर जो सरकार यहाँ पर चला रही है। शीशपाल जी, कुंवर जपेंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस आई फ्लू से ग्रसित है। अरे देखिए, कांग्रेस तो प्रदेश में विपक्ष में है और विपक्ष में प्रदेश की जनता ने चुना है, तो जनता पर इनका सीधा सीधा आक्षेप है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का। ये कितना ही कह लें, कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, जनता के मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस की ओर जो है प्रदेश की जनता हो, बेरोजगार हो, बेटियां हो, मातृशक्ति हो, प्रदेश के कर्मचारी हो, जनता को साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप क्या समझ रहे हैं? भाजपा है, लोकतंत्र को नहीं मानते इस देश के। ठीक है जपेंद्र जी, ठीक है शीशपाल जी, तो दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी घमासान लगातार जारी है और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात को रखा। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव के इस घड़ी में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूचिया ने फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों को बेरोजगार कर उनके आशियाने उजाड़ने का काम कर रही है। वहीं उनका यह भी कहना है कि जब अतिक्रमण हटाने के नाम पर पीआईएल दाखिल की गई थी, तब सरकार ने हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी क्यों नहीं की। मुख्यमंत्री और मंत्री लोगों को झूठा आश्वासन दे रहे हैं और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, फैसले के बाद एक जो पीआईएल लगी थी, जिसमें वन पंचायत, वन भूमि, जो नेशनल हाईवे से लगी हुई जो अतिक्रमण है, जिस पर दुकानें, रोजगार लोग चला रहे हैं, उनको चिन्हित करके उनको अतिक्रमण हटाने को लेकर जो फैसला आया है, आज भाजपा के नेता, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री नौटंकी करने में लगे हैं। जिस समय पीआईएल चल रही थी, उस समय सरकार की तरफ से कोई पैरवी ढंग से नहीं करी गई और आज जब संकट के बादल उन परिवारों के ऊपर आ गए हैं जिनके ऊपर आजीविका का संकट हो चुका है, तो ये नौटंकी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उच्च न्यायालय का फैसला है, तो बताएं मुख्यमंत्री, बताएं विधायक, बताएं इनके मंत्रीगण, क्या उच्च न्यायालय के फैसले को ये बदल सकते हैं? उधर देहरादून समेत उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई नजर आती हैं। तो वहीं सरकार और स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि अस्पतालों में पर्याप्त बेड है, लेकिन असल हालात से जनता अनजान नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की चरमराई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने डेंगू को लेकर सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए और उन्होंने कांग्रेस पर किए जा रहे हमले को लेकर भी भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। डेंगू फैला हुआ है, कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है। 2016 में और 2019 में मुझे याद आता है, कोरोना काल से पहले जिस प्रकार से डेंगू फैला था, महामारी का रूप ले लिया था, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। डेंगू उसी स्टेज पर पहुंच रहा है। अभी डेंगू की शुरुआत हुई है। डेंगू जो है बरसात के बाद शुरू होता है और बरसात से लेकर के अक्टूबर के महीने तक चलता है। अभी पूरे अस्पताल भर चुके हैं। कंजक्टिवाइटिस के जो पोस्ट कोरोना कंजक्टिवाइटिस है, आंखों का फ्लू है, वो पूरे शहर में फैला हुआ है। हर घर में 2, 3, 4, 5 लोग आपको आई फ्लू के मरीज मिल जाएंगे। पूरे शहर में आई फ्लू का प्रकोप है, लेकिन स्वास्थ्य का विभाग कहीं भी इससे लड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोई व्यवस्था सरकार करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जी पता नहीं कौन सी बात, कहाँ व्यस्त है, किन चीजों में व्यस्त है, उनको फुर्सत ही नहीं है। मैं समझता हूँ बड़ा गंभीर मामला है और कांग्रेस इसे बड़ी गंभीरता से ले रही है। मैं कल से ही देहरादून के दूर अस्पताल का दौरा करूंगा और उसके बाद राज्य में जो स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ी हुई हैं उसके बारे में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जहां भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हम आंदोलन सड़कों पर करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश में 6 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और 12 से 14 अगस्त तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।
तो टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भी रेड अलर्ट को जारी कर दिया गया है। और उधर बारिश की स्थिति को देखते हुए जो हालात हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में 6 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट और 12 से 14 अगस्त तक के लिए रेड अलर्ट घोषित किया गया है। टिहरी, पौड़ी और नैनीताल में भी रेड अलर्ट देखने को मिलने वाला है और उधम सिंह नगर, चंपावत के लिए भी अलर्ट को जारी किया गया है। तो कुदरत का कहर लगातार जारी है पहाड़ों में और मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो कुदरत का कहर जारी, पहाड़ों पर आफत भारी। जी हां, तो जिस तरह से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है उसके बाद हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि वो अगर जरूरत ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। और प्रदेश के मौसम से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। इसी से संबंधित एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। उत्तराखंड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां मानसून बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ है राज्य को। और आपको बताना चाहेंगे कि राज्य को लगभग 650 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने इसको लेकर जानकारी दी है और आपदा से जुड़ी दुर्घटनाओं में 52 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। 37 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 19 लोग अभी भी लापता हैं। तो मानसून से कितनी तबाही मची हुई है, इसको लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मानसून बारिश से अभी तक करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी यशराज का। तो यशराज, कुदरत का कहर लगातार जारी है, पहाड़ों से आफत भारी है और करोड़ों के नुकसान की बात सामने आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा, बिल्कुल। उत्तराखंड में 14 अगस्त तक 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को टिहरी, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में अत्यधिक भारी बारिश होने से बिजली गिरने की आशंका है। वहीं चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में भारी से अधिक भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं यदि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार टिहरी, देहरादून, पौड़ी में 14 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आकाशीय बिजली चमकने की आशंका व्यक्त की गई है, तेज गर्जन की आशंका व्यक्त की गई है। और वहीं सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारी बारिश के ही चलते गुरुवार को भी गौरीकुंड में भूस्खलन होने से हाईवे का 60 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया। इस मलबे में एक वाहन के दबे होने से बड़ा हादसा हो गया जी। और उसके बाद उसमें एसडीआरएफ की टीम के द्वारा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कराया गया, जिसमें से 5 लोगों के शव को भी बरामद कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड राज्य के टिहरी, गढ़वाल और पौड़ी, देहरादून में, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। और इसके चलते चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कक्षा 1 से 12 तक के और आंगनवाड़ी केंद्रों के कल 12 अगस्त को अवकाश घोषित कर दिया है। यानी कि आज शनिवार को अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो इसी को देखते हुए लगातार जिलाधिकारियों के द्वारा भी अवकाश घोषित करने की बात कर दिया गया है, ताकि बच्चों में भी कोई हताहत की समस्या ना हो। आंगनवाड़ी केंद्र को भी बंद कर दिया गया है। वहीं जैसा कि आपने बताया कि काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, तो बिल्कुल अत्यधिक भारी बारिश होने से, भूस्खलन होने से काफी ज्यादा सरकार को तबाही नुकसान को झेलना पड़ रहा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में नुकसान काफी ज्यादा होते जा रहा है और भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार घटित हो रही है। पिछले कुछ दिन पहले गौरीकुंड में भी घटनाएं घटित हुई, जिसमें 15 बिल्कुल। तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए यशराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के पास तलसारी में चट्टान टूटने से हादसा होने की आशंका जताई जा रही थी। मार्ग पर भारी मलबा गिर जाने से 60 से 80 मीटर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और घटनास्थल से मलबा हटाने के बाद वाहनों का पता लग पाया। जानकारी के अनुसार वाहन में 5 लोग सवार थे, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक यात्री के आई कार्ड से पता लगा कि वो लोग गुजरात के हैं। शाम को 4:30 बजे के 4 बजे के लगभग ये मतलब स्लाइडिंग हुआ था। यहाँ पर एक कार दबे होने की सूचना भी मिली थी। जो सूचना मिलते ही तत्काल यहाँ मौके पहुँचे थे, मगर उस समय मौसम की स्थिति और यहाँ पर जो बोल्डर की स्थिति थी वो बहुत भयानक थी, जिससे कि हम कल रात से लगातार कार्य कर रहे थे और आज अभी 5:30 बजे हमको सफलता मिली कि हमने ये कार को प्राप्त किया था, जिसमें कि 5 डेड बॉडियाँ मिली हैं, जो कि काफ़ी कुछ 2 डेड बॉडियाँ काफ़ी क्षीण स्थिति में भी थी। और ये इनकी जो ID प्रूफ वगैरह थी, ये जाना जा रहा है कि गुजरात की
लोग हैं। हमारे रेस्क्यू कार्य कर रहे थे जो हमारे SDRF, हमारे ITBP, हमारे DDRF और हमारे पुलिस प्रशासन। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश भट्ट जुड़ चुके हैं रुद्रप्रयाग से हमारे साथ। तो नरेश, ये बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है और इस हादसे के दौरान 5 लोगों के मौत की भी खबर है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? जी मनीषा, मैं बता दूं कि 2 दिन पूर्व के केदारनाथ हाईवे फाटा और तलसारे के बीच में चट्टान टूटने के कारण यहाँ पे 80 मीटर के करीब यहाँ पे सड़क हादसा हो गई थी और केदारनाथ से यात्री, ये उसी दौरान केदारनाथ से यात्रियों की गाड़ियां भी आ रही थी। बता दूं मैं आपकी 2 गाड़ियां पूर्व में निकल गई थी और एक गाड़ी वहीं दबने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि कौन गाड़ी है क्या है। जैसे यहाँ पे लगातार 2 दिनों से रेस्क्यू चला, रेस्क्यू के दौरान यहाँ पे ये जो स्विफ्ट डिजायर मिली है, स्विफ्ट डिजायर में 5 आदमी दबे हुए थे और जो 5 आदमी दबे हुए थे जिनकी मौके पर ही पहले ही मौत हो चुकी थी। ठीक है नरेश, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने, बड़ा अपडेट आपको बता दें। नैनीताल जिले में स्कूल बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं और 12 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। तो आज सभी स्कूलों के बंद होने का फैसला लिया गया है और खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया। नैनीताल जिले में आज सभी स्कूल बंद हैं और 12 अगस्त को आज सभी स्कूल बंद रहने के निर्देश जारी किए गए थे। खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया गया था। प्रदेश में जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है उसके बाद हालात काफी ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर स्कूलों को भी बंद रखा जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया और खराब मौसम की वजह से ही नैनीताल जिले में स्कूलों को बंद रखने के आज सुबह आदेश जारी किए गए थे। तो खराब मौसम की वजह से स्कूलों को बंद करने का आज फैसला लिया गया नैनीताल में। उधर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला स्थित गौरीकुंज में हुए भीषण हादसे में 9वें दिन भी NDRF और SDRF का रेस्क्यू जारी है। और आपको बताना चाहेंगे कि यहां पहाड़ी से मलबा गिरने से 2 दुकानें रह गई थी, जिनमें 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं आज रेस्क्यू कर रही टीम ने 2 व्यक्तियों के शवों को भी बरामद किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।